भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद रजा खान। आज हम बात कर रहे हैं विश्व की एक बहुत बड़ी और अहम समस्या के बारे में। इसराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है वो दिन ब दिन उलझता जा रहा है। इसराइल और हमास की जंग के दरमियान 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं और अमेरिका जो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है वो लगातार टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन ये टू स्टेट सॉल्यूशन होता नजर नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो अमेरिकी विदेश विभाग है उसकी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड, जो अमेरिकी विदेश विभाग के लंदन मीडिया हब से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। मार्गरेट, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद खालिद जी। मार्गरेट, आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि हौसी मिलिशिया जो मुसलसल और लगातार जो रेड सी है उसमें हमले कर रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक लंबी लड़ाई के बावजूद हौथीज को नियंत्रित नहीं किया जा सका। सवाल यह है कि अमेरिका थोड़ी संख्या में हौसी मिलिशिया को नियंत्रित करने में विफल क्यों रहा है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं है, और एक महाशक्तिशाली देश एक छोटे से सैन्य समूह के सामने बेबस क्यों है? ऐसा क्यों? बात यह है कि हुसी भागी न सिर्फ अमेरिका पर लक्ष्य बना रहे हैं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। जब आम निजी कंपनी अपने बैरूनी जहाज़ रेड सी और सुएज़ कनाल के ज़रिए से नहीं भेज सकते हैं ख़तरा की वजह से, वो पूरे अफ्रीका घुमा कर जाना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत है। आखिरकार वो ग्राहक की कीमत पर महंगाई का असर पड़ती है। इसलिए दिसंबर से अमेरिका और दूसरे कोalition ममालिक के साथ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया। हम अभी निजी जहाज़ के साथ पेट्रोलिंग करते हैं और जब हुती हमलों की कोशिशें करते हैं तो हम उनकी दिफा करते हैं। ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत हो रहा है और इंडिया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का एक सदस्य है। उम्मीद है कि हर एक देश जो कर सकते हैं ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में शिरकत करे, क्योंकि हम समझते हैं कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से फ़ायदा उठाते हैं। मार्गरेट, हमारा अगला सवाल आपसे यह है कि हौथीज के हमले का कारण पूरी तरह से स्पष्ट है। गाजा पर इसराइल का हमला और इस हमले में अमेरिका के समर्थन की यह प्रतिक्रिया है। यह भी सच है कि अमेरिका इसराइल को बिना शर्त मदद कर रहा है, हथियार और धन या फंड दे रहा है। ऐसे में अमेरिका इसराइल को युद्ध रोकने के लिए मनाने के बजाय अपने जहाज को हौथियों से बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? पहले मैं इस पॉइंट पर जोर करना चाहती हूँ कि हुसियों के कार्रवाई न सिर्फ अमेरिका या इसराइल पर बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ते हैं। वो ममालिक जो वो देश जो रेड सी और सुएज़ कनाल के दरवाजे बनते हैं, उनके सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रहा है, उनके खुराक और अद्वियात की सप्लाई पर मसले होते हैं। और वो लोग जो सुएज़ कनाल से फ़ायदा उठाते हैं उनके काम पर भी असर होते हैं। मार्गरेट, एक और सवाल मेरा यह है कि अमेरिका दो राज्यों के समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करता है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जगह जगह इसके बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसे दोहरा रहे हैं, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे सिरे से नकार रहे हैं। गाजा पर कब्जे की भी चर्चा चल रही है। सवाल यह है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि अमेरिका इसराइल के खिलाफ आने से कतराता है, लेकिन इसराइल
अमेरिका के रुख के खिलाफ जाने से बाज नहीं आता है? और क्या अमेरिका अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता है? क्या अमेरिका टू स्टेट सॉल्यूशन को केवल जुबानी दावे तक सीमित रखना चाहता है? हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका इस टू स्टेट समाधान के लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित करता है? वह कोई गंभीर कदम क्यों नहीं उठाता है? देखिए, अमेरिका इसलिए दो राष्ट्र सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक इजरायली लोग और फ़लस्तीनी लोग दोनों अपने भविष्य के लिए उम्मीद है, समझते हैं कि वो सुरक्षित और खुशहाली में नहीं रह सके, तब तक ऐसी खतरात ऐसे डेंजरस होते हैं। और हम हमारे दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ ये भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा नहीं काबिल कबूल है कि गाज़ा कोई ऑक्यूपेशन में रहेगा, और ये भी नहीं कबूल पाए कि उसका ज़मीन कम हो जाए। हम चाहते हैं कि आम फ़िलिस्तीनी लोगों एक अपनी ज़िंदगी रह सके। जी मार्गरेट, आपसे एक आखिरी सवाल ये बनता है कि भारत के अमेरिका और इस्राइल दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूरोप कॉरिडोर पर एक ऐतिहासिक फैसला यह हुआ था कि एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो भारत से शुरू होगा और मिडिल ईस्ट और इस्राइल के जरिए यूरोप तक जाएगा। तो ये जो क्षेत्र में तनाव है, इससे इस परियोजना को भी झटका लगा है और इस कॉरिडोर का काम ठप पड़ गया है। तो आप क्या समझती हैं कि अब भविष्य में वो पूरा होता नजर आ रहा है? क्या अमेरिका इस माहौल को बदलने के लिए भारत के साथ मिलकर कोई योजना बना रहा है, या फिर अमेरिका भारत को अपने साथ लेकर कोई कार्य योजना बना सकता है? देखिए, ये कॉरिडोर काफ़ी लंबा है, वो इंडिया से यूरोप तक जाते हैं, और जहाँ भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं। ये तो अमेरिकी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है, और हम समझते हैं कि दुनिया भर देश अपने शहरियों की खुशहाली के लिए और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे निवेश की ज़रूरत है। और हम उम्मीद है कि इंडिया के साथ इस योजना में और काम कर सके, क्योंकि हम देखते हैं कि गाज़ा में रिकन्स्ट्रक्शन के लिए काफ़ी निवेश की ज़रूरत है, और हम जो भी मदद कर सके उनके साथ काम करना चाहते हैं। मार्गरेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका कि भारत एक्सप्रेस के साथ आपने विशेष बातचीत की, और जो फ़िलिस्तीन और इस्राइल के मामले को लेकर पूरी दुनिया जो फिक्रमंद है, जो चिंतित है, उस पर आपने अमरीकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खालिद जी। तो ये थी मार्गरेट मैकलॉड, जो अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता थी, जो तमाम मसलों पर बातचीत कर रही थी। आप भारत एक्सप्रेस देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।